गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो वेक्टर नोटेशन ऑफ कूलम्स लॉ है। हम लोगों ने कूलम्स लॉ देखा था, उसका डेरिवेशन भी हम लोग को पता था कि कैसे होता है, कूलम्स लॉ होता क्या है। अब क्या है, उसका वेक्टर नोटेशन क्या होता है। कहने का मतलब है हम लोग कोई भी फिगर जब भी हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ, अगर चार्ज पढ़ेंगे तो होता क्या है कि वो चार्ज रहेगा हम लोग का हमेशा स्पेस में, है ना। 2D फिगर रहेगा या 3D फिगर हम लोग जनरली हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग को जनरल केस में हम लोग 3D फिगर पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम लोग को वेक्टर नोटेशन जानना पड़ेगा कि अगर चार्ज है तो किस तरह से रिएक्ट करेगा या किस तरह से उसका स्पेस में अरेंजमेंट रहेगा। तो देखिए होता क्या है, वेक्टर नोटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर नोटेशन ऑफ द कूलम्स लॉ क्या होता है, लेट टू चार्ज q1 एंड q2 आर लोकेटेड एट r1 एंड r2 पोजीशन वेक्टर विद रेफरेंस टू पॉइंट o। कहने का मतलब एक हम लोग को ओरिजिन है o, है ना, और दो चार्ज q1 और Q2, ये हम लोग का दो पोजीशन में रखा हुआ है। हम लोग पहले 2D फिगर देख रहे हैं, है ना, और ये x एक्सिस है, x एक्सिस, y एक्सिस, है ना, ये हम लोग को है, और ये ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट के रेफरेंस में देखिए, ओरिजिन से हम लोग को क्या होगा, अब देखिए ये आ रहा है लाइन, हम लोग कनेक्ट करेंगे ओरिजिन से डायरेक्ट Q1 तक, और एक और पॉइंट होगा Q2 तक, है ना, उसका डायरेक्शन होगा अपना, है ना। अब ये हुआ डिस्टेंस r1, ओरिजिन से q1 है r1 डिस्टेंस पे, और ओरिजिन से q2 है r2 डिस्टेंस पे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, और एक दूसरे से q1 से q2 का डिस्टेंस है r12, हम लोग मान रहे हैं r12 मान रहे हैं, है ना। अब क्या है कि q2 एक फोर्स एक्सर्ट करेगा F21। कहने का मतलब है ये Q1 के कारण ये एक फोर्स एक्सर्ट करेगा Q2 पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे F21, है ना। ये टू के कारण वन पे आएगा और वन के कारण टू, दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो ये फोर्स का डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में F12, वन के कारण टू पे, और ये F21 टू के कारण वन पे, ये डायरेक्शन होगा इसका F12 Q1 और F21 दोनों के बीच में होगा। स्पेशियल अरेंजमेंट ये हो गया हम लोग को 2D फिगर में। अब आगे देखिए, अब देखिए R12 जो है, ये R12 वो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, R1 माइनस R2, ये हुआ R R12 जो हुआ ये डिस्टेंस, ये Q1 और Q2 के बीच में, Q1 और Q2 के बीच में जो डिस्टेंस हुआ R12। अब वो क्या हुआ, उसको कैसे निकालेंगे, R1, ये जो R1 हम लोग का डिस्टेंस है और ये R2 है दोनों के बीच में, तो वेक्टर सम से हम लोग को प्रॉपर्टी से R1 माइनस R2 होगा, R12 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, है ना। और यही अगर हम लोग को निकालना R21 क्या होगा, उसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना। R21 क्या होगा, R12 इज इक्वल टू माइनस R21, डायरेक्शन उसका चेंज हो जाएगा, खाली मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब देखिए इसका फोर्स हम लोग पढ़े थे कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, F12 क्या होगा, F12 जो ये फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, और फोर्स ऑन वन, फोर्स ऑन वन ड्यू टू Q2 चार्ज। अब ये क्या होगा F12, F12 क्या होगा,
दोनों के बीच में k होगा कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है। उसके बाद फिर Q1 इंटू Q2, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर K क्या था? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट। अब K क्या होता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू क्या होता है? 9 इंटू 10⁹9 इसका वैल्यू होता है ना। अब ये देख लीजिए Q1 Q2। अब R12 को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर अलोंग R12, है ना। R12 क्या होगा? यूनिट वेक्टर होता है, आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा। इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर अलोंग R12। 12 ये जो डायरेक्शन हो गया, इसमें क्या होगा? R12 होगा यूनिट वेक्टर अलोंग 12, है ना। ये हो गया। अब सिमिलरली फोर्स ऑन 2 ड्यू टू चार्ज Q1, ये होगा F21 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R2 R स्क्वायर, है ना। और ये कैप होगा, R कैप होगा, R21 होगा यहाँ पर, और वहां पर R12 होगा। अगर इसको 12 के लिए हम लोग लिख रहे हैं तो इसमें R कैप आ जाएगा, है ना। मैथ्स में आपने देखा होगा इसको, R12 के लिए है। अब R21 क्या है? R21 कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग R21 वेक्टर, है ना। यूनिट वेक्टर है अलोंग R21। ये दोनों फोर्स हम लोगों ने देख लिया, F12 F21, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द वेक्टर R12 कैप इज इक्वल्स टू R21 कैप, जैसे सिमिलर R21 के बारे में देखे थे, R21 इज इक्वल्स टू R12 ये होता था, है ना। सिमिलरली उसका अगर कैप होगा, है ना, यूनिट वेक्टर अगर हम लोग लेंगे तो क्या होता है? तो उसमें भी वही वो सिमिलर केस होगा, है ना। वो भी एक दूसरे का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस डायरेक्शन अलग हो जाएगा। यूनिट वेक्टर है, सिंगल उसका है, उसका यूनिट डायमेंशन मैग्नीट्यूड, है ना। अब सिमिलरली फोर्स भी उसी तरह से रिएक्ट करेगा। F12 इज इक्वल टू माइनस F21, क्योंकि एक फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लगा रहा है तो एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लगाएगा। ये अगर Q1 के कारण लग रहा है, ये Q2 के कारण लगेगा। ये फोर्स अगर F12 है तो ये F21 फोर्स लगेगा, है ना। ये दोनों चीज होगा, ये हम लोग को देखना है, ये सिंपल चीज है। अब इक्वेशन रिप्रेजेंट दैट द कूलम्स लॉ फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। उसमें क्या होता है कि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बात वही हो रहा है कि एक पर्टिकुलर बॉडी अगर दूसरे पे फोर्स लगाता है, कहने का मतलब है अगर ये वॉल है, अगर ये सॉलिड वॉल है, इस पे अगर हम लोग एक बॉल से हम लोग अटैक कर रहे हैं, बॉल को हम लोग थ्रो कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? ये एक फोर्स लगाएगा, बॉल इसके फोर्स लगाएगा। सिमिलर न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये बॉल भी इस बॉल पे फोर्स लगाएगा, है ना। इक्वल और अपोजिट रहेगा ये फोर्स, हम लोग न्यूटन्स लॉ में ये पढ़ा था, है ना। सिमिलर वो केस फॉलो होता है यहाँ पर, ये भी फॉलो करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक F12 इज इक्वल टू F21, कहने का मतलब है कि अगर Q1 से
चार्ज हम लोगों ने देखा Q1 अगर एक पर्टिकुलर F12 चार्ज लगा रहा है तो Q2 लगाएगा 214 और दोनों इक्वल और अपोजिट होता है क्योंकि कूलम्ब्स लॉ का सिंपल हम लोगों ने देखा है F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। तो Q1 और Q2 दोनों में है ना, दोनों मैग्नीट्यूड हम लोगों ने देखा है कि दोनों सेम है, के कांस्टेंट रहेगा, आर दोनों के एक दूसरे के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस सेम रहेगा, कोई तरह का हम लोग को दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। अब आगे देखिए, व्हेन साइन ऑफ द फोर्स इज पॉजिटिव, अब साइन अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा, देन इट रिप्रेजेंट्स रिपल्शन। कहने का मतलब है अगर पॉजिटिव साइन, एक साइन कन्वेंशन है खाली, ये साइन कन्वेंशन को याद रखिएगा। अगर फोर्स इज पॉजिटिव, जब फोर्स अगर पॉजिटिव होगा देन इट रिप्रेजेंट रिपल्शन। कहने का मतलब ये रिपल, हम लोग मानेंगे इसको रिपल्शन है। व्हेन साइन ऑफ फोर्स इज नेगेटिव, अगर फोर्स नेगेटिव हुआ साइन, देन इट रिप्रेजेंट अट्रैक्शन। कहने का मतलब है हम लोग पॉजिटिव फोर्स को, अगर पॉजिटिव अप्लाई होगा, फोर्स अगर पॉजिटिव डायरेक्शन हम लोग ले रहे हैं तो उसको हम लोग मानेंगे इट रिप्रेजेंट रिपल्शन, और अगर फोर्स नेगेटिव है तो उसको अट्रैक्शन माना जाएगा। ये सिंपल चीज है, हम लोग को देखना है। अब देखिए ये हो गया उसका, अगर 3D में होगा जो होगा उसका वेक्टर नोटेशन कूलम्ब्स लॉ का। अब आगे देखिए, अब देखिए अब होता क्या है कि कोई भी एक फोर्स पर्टिकुलर, अगर हम लोग नॉर्मल जनरल केस लेंगे, जनरलाइज्ड केस में, तो होता क्या है कि कभी भी आपका एक फोर्स या एक दो फोर्स नहीं एक्ट करता है ना, एक या दो चार्ज नहीं एक्ट करता है ना। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर अगर हम स्पेस में लिया जाए तो बहुत सारे चार्ज बॉडी होता है, सिमिलर ये नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर ही सिर्फ फोर्स रहेगा, सिंगल फोर्स या डबल फोर्स, है ना। उसमें बहुत सारे चार्जेस रहेंगे आपको, तो हर चार्ज के से इंटरेक्शन अलग चार्ज का होगा, है ना। कहने का मतलब है ये पर्टिकुलर एक चार्ज हुआ स्पेस में Q1, सिमिलरली Q2 चार्ज भी प्रेजेंट होगा, Q3 चार्ज प्रेजेंट होगा, Q4 चार्ज प्रेजेंट होगा, और अगर ये लोग क्लोज विसिनिटी में है, कहने का मतलब इन लोग का रेडियस के एरिया में, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर दूसरा चार्ज भी आ रहा है ना, पर्टिकुलरली अगर इसका चार्ज आ रहा है Q4, Q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड में Q1 आ जा रहा है तो वो भी इस पे फोर्स लगाएंगे, Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आ जा रहा है Q4, वो भी फोर्स लगाएगा एक दूसरे पे। इस तरह से सिमिलरली बहुत सारे फोर्स लगेगा, तो हर कोई एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा। है ना, ये हो गया सिमिलर। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, है ना। ये एक नया टॉपिक हो गया हम लोग का कि फोर्स, अगर मल्टीपल फोर्स होगा, है ना, मल्टीपल चार्जेस होगा तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, तो वो फोर्स किस तरह से होगा वो हम लोग को देखना है। अब हम लोग देखिए, कंसिडर अ सिस्टम फॉर n चार्जेस, हम लोग n चार्जेस सपोज कर रहे हैं, वेयर Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 से लेकर Qn तक चार्जेस लोकेटेड एट पॉइंट R1 R2 R3 R4 R5 से Rn। पोजीशन वेक्टर हुआ इसका, जैसे हम लोग को पोजीशन वेक्टर है, कहने का मतलब है देखिए ये फिगर देख लीजिए आप, देखिए फोर्सेस बिटवीन, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस हम लोग ने कंसिडर किया था। एक, मान लीजिए 2D फिगर हम लोग ले रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, है ना। हम लोग कंसिडर कर रहे हैं n चार्जेस है हम लोग स्पेस में 2D फिगर में, व्हेन Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 से लेकर Qn तक है, चार्जेस लोकेटेड एट R1। अब देखिए हम लोग ये चार्जेस हम लोग का है, Q1 हुआ, Q2 हुआ, Q3 Q0, ऐसे करके हम लोग n नंबर ऑफ चार्ज, Q4, ऐसे कर करके n नंबर ऑफ चार्जेस हम लोग किए हैं एज्यूम। अब क्या है, अब इनका पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर क्या है,
कि पोजीशन वेक्टर होता क्या है कि अगर एक पर्टिकुलर ओरिजिन हम लोग ले रहे हैं, ओरिजिन से वो चार्ज कितना दूरी पे है 2D फिगर में, तो हम लोग पोजीशन वेक्टर उसको बोला जाता है, हम लोग का वो पोजीशन डिस्टेंस होता है। तो ये देखिए r1 का डिस्टेंस हो गया q1 का, q1 से o का डिस्टेंस जो हुआ ये r1 हो गया, ये r1 हो गया। q2 का डिस्टेंस ओरिजिन से r2 हो गया, q3 का डिस्टेंस r3 हो गया, q4 का r4 हो गया। सभी इसका हो गया पोजीशन वेक्टर। और इस सिमिलरली चार हम लोग फिगर देखे हैं। अब कहने का मतलब है कि अब यहाँ तक हो गया पोजीशन वेक्टर rn तक। लेट अस कंसिडर दैट एन अनदर चार्ज q नॉट इज लोकेटेड एट r नॉट। कहने का मतलब हम लोग एक और चार्ज एज्यूम कर रहे हैं q नॉट हम लोग चार्ज एज्यूम कर रहे हैं, उसका पोजीशन वेक्टर r नॉट है ना। ये भी हम लोग 2D फिगर में कर रहे हैं, q1 q2 q3 और q4 के साथ हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए ये ले रहे हैं, q नॉट टेस्ट चार्ज हम लोग ले रहे हैं, है ना, is located at r naught, then the total force on q naught charge is equal to the vector addition of all the forces। कहने का मतलब है इस पे q naught पे हर किसी के कारण q1 इस पे फोर्स लगाएगा, ये होगा देखिए आपका F01। सिमिलरली F02 ये 2 के कारण होगा, 0 पे फोर्स लग रहा है ड्यू टू 2, है ना। F0 पे लग रहा है ड्यू टू 1, q नॉट पे ड्यू टू 1, q नॉट पे ड्यू टू 2, q नॉट पे ड्यू टू 3, q नॉट पे ड्यू टू F4, है ना। इसी तरह से हर हम लोग को चार्ज देखना है, तो अलग अलग फोर्स लग रहा है। अब ये क्या होगा, ये वेक्टर एडिशन होगा। आपको याद रखना है कि जो भी फोर्स होता है वो वेक्टर एडिशन होता है ना। ये याद आपको रख लीजिए, वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेज होगा। हम लोग को करना क्या है कि सिमिलर अगर q नॉट पे चार्ज निकालना है तो उसको क्या करना है, वेक्टर एडिशन कर देना है हम लोग को। इस पे जितना भी चार्जेस लग रहा है उसका जो वेक्टर होगा, वेक्टर सम निकाल देना है, वही हम लोग का फाइनल फोर्स हो जाएगा। exerted by all the individual charges, this is termed as the principle of superposition। इसे को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इंपॉर्टेंट है, आपको मार्क कर देना है यहाँ कि कूलम्स लॉ follows principle of superposition। ठीक है, ये उसको हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन। इसी ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कुछ नहीं है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही है कि सब जो भी सम है एक पर्टिकुलर बॉडी पे, अगर बाकी सब बॉडी है ना, बाकी सब चार्जेस यहाँ पर कंसिडर कीजिए चार्ज एक q नॉट चार्ज पे, अगर बाकी q3 q4 q1 q2 जो इस पे चार्ज लगा रहे हैं, तो इस पे जो समेशन हो रहा है, वेक्टर एडिशन जो हो रहा है, उसी को हम लोग सुपरपोजिशन बोलते हैं। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब देखिए फोर्स हम लोग क्या क्या लग रहा है, हम लोग इस डेरिवेशन में देखेंगे। फोर्स ड्यू टू q1 चार्जेस ऑन q नॉट चार्जेस, इसको हम लोग बोलते हैं F01 नाम दिए हैं, नोटेशन F01। इसका क्या होगा, F01 इज इक्वल टू k q नॉट q1 बाई r स्क्वायर r कैप, है ना। 01 ले लीजिए, 01, है ना। ये हो गया F01 फोर्स ऑन q नॉट ड्यू टू 1, ये हो गया पहला। अब दूसरा फोर्स ऑन q2, फोर्स ड्यू टू q2 ऑन चार्ज q नॉट। अब इसको क्या लिखना है हम लोग को, F02 इज इक्वल टू k q नॉट q2 बाई R02 होल स्क्वायर R कैप 02। ठीक है, अब सिमिलर फोर्स ड्यू टू q3 ऑन q नॉट, ये हम लोग कैसे लिखेंगे, F03 इज इक्वल टू k q नॉट q3 बाई R स्क्वायर 03 के उसके बाद R कैप 03, ये हो गया इसका। सिमिलरली q1 चार्जेस ऐसे ही रहेगा हम लोग का। सिमिलर कह रहे हैं कि हम लोग चार्ज एग्जांपल का केस लिया, n नंबर ऑफ चार्जेस अगर हम लोग सपोज कर रहे हैं तो उसमें भी सेम होगा। F0n क्या होगा,
फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू एनएस चार्ज। एनएस चार्ज मान लीजिए कोई क्यू1 चार्ज हो गया, क्यू1 चार्ज हम लोग ले लिए, उसके कारण फोर्स क्या होता है, एफ 0n इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू नॉट क्यू एन बाई आर 0n होल स्क्वायर आर कैप 0n। ठीक है, ये हो गया। देन द टोटल फोर्स एक्सर्टेड, अब ये सब का ये हो गया R02 R03 से लेकर R0n। अब टोटल समेशन क्या होगा, F0 होगा फोर्स ड्यू टू ये, देन टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज Q0 इज, Q0 पे टोटल चार्ज कितना होगा वो हम लोग को देखना है। F0 इज इक्वल टू F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस F04 प्लस F05 से लेकर F0n, है ना। सिमिलरली हम लोग वही कर रहे हैं, अब F0 Q1 Q2 जो हम लोग सिमिलर चार्ज निकाले थे, ये वाला F1 प्लस F02 प्लस F03 सब को हम लोग समेशन ऐड करेंगे। ठीक है, अब सिंपली हम लोग ऐड कर देंगे F01 F02 F0 के कारण टोटल फोर्स क्या होगा, F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस लेके इसको F0n तक टोटल चार्ज हम लोग समेशन करेंगे। यही होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना। द वेक्टर सम इज ऑब्टेन्ड एज यूजुअल बाय द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कहने का मतलब है, एक ब्रीफ अगर हम लोग देना चाहें तो ये एक पैरेललोग्राम कंसिडर कीजिए, ये एक पैरेललोग्राम कंसिडर कीजिए, ये O हुआ, ये ए चार्ज हुआ, ए वेक्टर बी वेक्टर, है ना। इसका ये डायरेक्शन हुआ, ये डायरेक्शन हुआ। तो सिमिलरली बी होगा, ये बी होगा बी वेक्टर, ये ए वेक्टर। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम हो गया। अब ये साइड है, ये सब पैरेलल है, ए पैरेलल टू बी, ए पैरेलल टू ए, ये दोनों साइड पैरेलल है, ये दोनों एजेस पैरेलल है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम एक बन गया हम लोग का। अब इसमें क्या होगा कि अगर ए वेक्टर का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो एक अपोजिट हम लोग मान लीजिए इसको एन वेक्टर मान लीजिए ये, तो एन वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब ये क्या होगा, ए वेक्टर होगा बी वेक्टर प्लस एन वेक्टर, है ना। ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, हम लोग मैथ्स में आप पूरा डिटेल में इसको पढ़िएगा, ये आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द above derivation it is clear that the force between two charges does not affect by the presence of any other charges। कहने का मतलब है, according to above derivation it is clear that the force between two charges does not affect by the presence of any other charges। ये हुआ इसका मतलब। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो बता दिया गया था। अब देखिए, एक ब्रीफ हम इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले पढ़ाया जा चुका है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसका दे रहे हैं, क्योंकि डेरिवेशन इसमें आप बता देंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैंने आपको समझाया था कि अ रीजन अराउंड द चार्ज्ड पार्टिकल वेयर एनी अदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिनोटेड बाय ई। ठीक है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। ठीक है, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन देखिए इसका, देख लीजिए, m1 l1 t minus 3 a minus 1। According to the formula, if a test charge q0 is located at radius r, then from
Q1 charge, then ratio of the force applied on that test charge and magnitude of the rest charge is called electric field intensity. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हम लोग को बताया गया था कि अगर एक फोर्स हुआ, इसका मतलब क्या होता है, E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू। तो F अगर यहाँ पर कूलम्स फोर्स हुआ, E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू। ये F हुआ यहाँ पर कूलम्स फोर्स, इसका वैल्यू क्या होता है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना। और अगर हम लोग टेस्ट चार्ज ले रहे हैं तो इसको Q नॉट मान ले रहे हैं बाई Q नॉट, है ना। अब देखिए Q नॉट और Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, फाइनल क्या होगा, K Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसका, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके बारे में बताया गया था। अब इट मींस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन ओनली टू फैक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, देखिए एक पर्टिकुलर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड पे, और दूसरा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज, है ना। अब डिस्टेंस, अगर एक Q नॉट चार्ज है, कहने का मतलब है ये Q नॉट Q2 चार्ज है और एक Q नॉट चार्ज है, ये दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस होगा R, तो वही वो R डिस्टेंस हम लोग देखा जाएगा, है ना। और ये Q2 का मैग्नीट्यूड देखा जाएगा, Q नॉट को नहीं हम लोग कंसिडर करेंगे क्योंकि ये टेस्ट चार्ज है। ठीक है, ये फॉर्मूला से हम लोग को पता चल गया डेरिवेशन से। फॉर द पॉजिटिव चार्ज, ये कल भी बताए थे, फॉर द पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड होगा, ये याद रखना है। फॉर द नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड। ठीक है, अब देखिए यही सेम चीज उसको फिगर से बताया गया है। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव। अब इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो रेडियली आउटवर्ड होते हैं, ये सब देखिए आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये आउटवर्ड में जा रहे हैं डायरेक्शन में, ये सब आउटवर्ड डायरेक्शन जा रहे हैं, है ना। सिमिलरली हर फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, और सिमिलर केस में अगर नेगेटिव चार्ज में हम लोग लिया जाएगा, कोई एक नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके रेडियली इनवर्ड आते हैं। देखिए इनवर्ड आ रहे हैं सब। ठीक है, अब देखिए वेक्टर नोटेशन अब क्या हो गया, अब हम लोग को वेक्टर नोटेशन पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, वेक्टर नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू इज इक्वल टू के क्यू आर टू का आर कैप। ये हो गया, हम लोग इसको क्लियर कर लिख देते हैं, के क्यू आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसका होगा, अ चार्ज हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड एंड नो इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, इट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का डेफिनेशन जो क्यू नॉट हम लोगों ने लिया था, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज लिया है, उसका डेफिनेशन क्या हुआ, हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, अ चार्ज हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, अगर क्यू नॉट का मैग्नीट्यूड हम लोग यूनिटी मान रहे हैं, इज इक्वल टू, अगर हम लोग कंसिडर करेंगे क्यू नॉट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 यूनिटी मैग्नीट्यूड एंड नो इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, कहने का मतलब है हम लोगों ने कंसिडर किया था कि हर चार्ज में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, या तो आउटवर्ड होगा या तो इनवर्ड आएगा, है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड जाएगा, नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड आएगा रेडियली। अब क्या है कि हम लोग क्यू नॉट टेस्ट चार्ज जो माने हैं वो क्या हो रहा है, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, अगर एक से ज्यादा चार्ज हुए, है ना, हर आप जाइएगा अगर 2D डायमेंशन में भी, तो कभी भी आपको आइसोलेटेड चार्ज तो मिलेगा नहीं, हो सकता है उससे ज्यादा चार्ज होगा आसपास में, होता ही है, और वो एक दूसरे पे फील्ड में आ जाएंगे तो इफेक्ट डालेंगे। तो वही हम लोग को इफेक्ट देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, अगर एक से ज्यादा चार्ज हो गया तो। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस वेयर Q1 Q2 Q3 Q4 से लेकर Qn चार्जेस
है टोटल, मान लीजिए n चार्जेस हम लोग का है, उसका नोटेशन हम लोग करें Q1 Q2 Q3 टू n तक, Qn तक हो गया। अब उसका लोकेटेड एट R1 R2 R3 R4 से लेकर Rn तक पोजीशन वेक्टर हुआ ये सब, R1 R2 R3 उसका पोजीशन वेक्टर हुआ, है ना। लेट अस कंसिडर अ पॉइंट लोकेटेड एट R नॉट पोजीशन, कहने का मतलब देखिए आपको हम इसे फिगर से देख ले रहे हैं, ये Q1 हुआ, ये Q4 Q3 Q2 Q1 Q2 Q4 Q3 से, और ये Q0 हम लोग चार्ज मान लिए, है ना। Q1 Q3 Q4 Q2 पोजीशन वेक्टर R1 Q1 का, R2 का Q2 Q2 का R2 Q3 का R3 Q4 का R4, है ना। और Q0 ये चार्ज हो गया हम लोग का, और इसका R0 होगा, पोजीशन वेक्टर हम लोग मान लिए। अब क्या है, अब देखिए पोजीशन वेक्टर हो गया। लेट अस कंसिडर पॉइंट लोकेटेड R0 पे ये हो गया, है ना, पोजीशन। देन टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज P पॉइंट इज इक्वल टू द, ये Q0 जो हम लोग का चार्ज है ना, इस पे कितना, ये इसको पॉइंट हम लोग P मान लिए हैं, P पे इक्वल जो चार्ज है वो वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे कि कूलम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो वेक्टर एडिशन होता है। सिमिलरली ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी वेक्टर एडिशन होता है, कहने का मतलब है ये Q0 है तो ये आइसोलेटेड तो है नहीं, इसके अगर विसिनिटी पे Q1 आ रहा है, Q2 आ रहा है, Q3 आ रहा है, Q4 आ रहा है, तो सब एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, Q0 पे सब फोर्स लगाएगा। कहने का मतलब अब इसका डायरेक्शन मान लीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है का डायरेक्शन ये हुआ E1 के कारण, ये E2 के कारण, ये E4 के कारण, ये E3 के कारण, है ना। तो ये क्या होता है, टोटल वेक्टर एडिशन होता है, कहने का मतलब है ये कंप्लीटली वेक्टर एडिशन होता है ड्यू टू ऑल इंडिविजुअल चार्जेस। दिस इज टर्म्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने देखा था सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स था कूलम्स लॉ में, है ना। सिमिलरली वेक्टराइजेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो भी होता है, उसको भी हम लोग बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये भी आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड both follows principle of सुपरपोजिशन, ठीक है। कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कूलम्स लॉ फॉलो करते हैं। अब देखिए इसका डेरिवेशन हम लोग मान ले रहे हैं, है ना। याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 चार्ज इज E1, ठीक है। इसका E1 का वैल्यू क्या होगा, K Q1 R1 स्क्वायर, इसका यूनिटी वेक्टर R1, ठीक है, ये E1 हुआ। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 इज E2 आएगा, K Q2 बाई R2 होल स्क्वायर R2 पोजीशन वेक्टर, ठीक है। सिमिलरली Q3 आप देखिए E3, Q3 के कारण K Q3 R3 होल स्क्वायर R3 कैप, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू N चार्ज, सिमिलर केस में En होगा K Qn बाई Rn होल स्क्वायर Rn कैप, ठीक है, ये हुआ।
अब देखिए टोटल चार्ज क्या, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब हम लोगों ने E1 E2 E3 से लेकर पूरा En तक निकाल लिया। अब इसका टोटल वेक्टर समेशन होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E टोटल हो गया। हम ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q0, ये क्या होगा, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 से लेकर En तक टोटल होगा। अब ये क्या होगा, E इज इक्वल टू हम लोग को निकाला था R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R3 स्क्वायर Rn स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया टोटल। अब ये हो गया, इसको हम लोग सिंपली ये लिख सकते हैं हम लोग नोटेशन में, कॉमन जनरलाइज हम लोग इसको कर देंगे, तो ये लिख सकते हैं हम लोग E इज इक्वल्स टू, ये सिग्मा, सिग्मा का फंक्शन हुआ समेशन, हर चार्ज हम लोग, हर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ऐड कर दिए, ये हुआ उसका सिग्मा समेशन E इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, ठीक है, K Q I बाई R I होल स्क्वायर R कैप I। कहने का मतलब है यहाँ पर टोटल जितना फोर्स हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड है सबको हम लोग ऐड कर रहे हैं डायरेक्ट, E1 E2 E3 E4 से लेकर En तक ऐड कर रहे हैं। हम लोग उसको सिंपल उतना नंबर लिखने के कारण, लिखने के बजाय हम लोग लिख ले रहे हैं समेशन का फॉर्म में, है ना। अब ये I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक है, हम लोग n नंबर ऑफ चार्जेस कंसिडर किए हैं। अब I अगर 1 हम लोग पुट करेंगे तो क्या आएगा, K I इज इक्वल टू 1 पुट कीजिए, कि आएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा K Q1 R1 होल स्क्वायर R1 कैप, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 आ गया, है ना। सिमिलरली आप अगर 2 पुट करेंगे 3 पुट करेंगे, वो पर्टिकुलरली ऐड करते जाएगा सबको, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आइए, E इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जैसे हम लोग को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, दैट वेरीज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द स्पेस एंड इज डिटरमाइंड फ्रॉम द पोजिशंस ऑफ द सोर्स चार्जेस, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इट वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट होता है, पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है ना, इन स्पेस एंड इट डिटरमाइंड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द सोर्स चार्जेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये सब हम लोग आपको बता चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज represented by some imaginary and continuous lines, these lines is called electric field lines। कहने का मतलब ये एक इमेजिनरी और कंटिन्यूअस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोग देख नहीं सकते हैं, है ना, ये क्या होता है, ये आपको इमेजिनरी लाइन है ना, कि क्या इसमें हम लोग इमेजिनरी एक लाइन हम कंसिडर करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक ये चल रहा है, तो ये इमेजिनरी भी होगा कंटिन्यूअस भी होगा, कंटिन्यूअस कहीं ब्रेक नहीं होता है, आपने देखा था जैसे एक क्यू चार्ज हुआ प्लस क्यू, उसके अराउंड अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है लाइन्स, तो ये कहीं ये कंटिन्यूअस रहेगा और कहीं ब्रेक नहीं होगा, इसमें कहीं ब्रेक नहीं आएगा, है ना, ये ब्रेकिंग लाइन नहीं होगा, ये कंटिन्यूअस होगा, हम लोग कंसिडर करते हैं। और ये इमेजिनरी है ना, क्योंकि सीन नहीं किया जा सकता, हम लोग सिर्फ इसको अपने सहूलियत के लिए निकाला गया है, इसको कन्वेंशनली समझ लीजिए इसको। अब प्रॉपर्टीज क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, these lines are imaginary, these lines are imaginary and continuous line without any break, ठीक है, ये पहले हम लोग बता चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, ये हम लोग को बताया अभी कि पॉजिटिव में इससे स्टार्ट होता है, नेगेटिव में एंड करता है, कल इसके बारे में हम बताए थे ड्राइंग बना के। अब ये देख लीजिए, ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज हुआ आपका, ये पॉजिटिव चार्ज हुआ। अब इसमें क्या होगा, पॉजिटिव से हम लोग का लाइन निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये क्या है, पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव में लिंक कर रहा है ना, ये आप कंसिडर कर लीजिए। सिमिलरली n नंबर ऑफ लाइंस होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होता है इसमें, है ना।
सब यहाँ से पॉजिटिव से बाहर आ रहे हैं और नेगेटिव में रेडियली इनवर्ट जाना है। ये चीज बताया गया था। पॉजिटिव से चार्ज निकल रहे हैं, वो लिंक कर रहे हैं नेगेटिव में एंटर कर रहे हैं, है ना, क्योंकि दोनों चार्ज एक दूसरे से विसिनिटी पे है, क्लोज विसिनिटी। इस कारण से, है ना, ये हो रहा है। कल हम लोगों ने ये देखा था और बार मैग्नेट के थ्रू भी हम लोगों ने समझा था कि किस तरह से ये होता है अप्रोच। अब देख लीजिए आगे। अब तीसरा क्या प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? If we draw a tangent at any point of the electric field, it represents the direction of the electric field, है ना। If we draw any tangent, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ये लाइन हुआ, इसमें अगर टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हुआ, इसमें अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, अ लाइन, अ स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट होता क्या है? स्ट्रेट लाइन टचिंग थ्रू द कर्व, है ना, ये कर्व हो गया। इससे अगर हम लोग एक टेंजेंट बनाएंगे, देन इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये जो टेंजेंट होगा ये इसका डायरेक्शन बताएगा कि किस डायरेक्शन में। कहने का मतलब है ये टेंजेंट है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो अगर इस तरह से फ्लो कर रहा है तो इसका जो ये टेंजेंट हुआ ये इसका डायरेक्शन बताएगा कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। इफ point the point where density of electric field is higher, at that point magnitude of electric field is more and vice versa। कहने का मतलब है कि जहां पर डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस का ज्यादा है वहां क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, है ना, और जहां कम है वहां कम होगा। देखिए जैसे कि ये यहाँ पर हम लोग n नंबर्स ऑफ लाइंस पास कर रहा है आपस में क्लोजली, है ना, तो क्या हुआ कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, मोर इलेक्ट्रिक फील्ड या हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ दूर दूर है, आपस में स्पेसिंग बहुत ज्यादा है ना। कहने का मतलब लाइंस कम है तो यहाँ पर लो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फॉर अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज रेडियली मोर मूव आउटवर्ड और इनसाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ चार्ज। हम लोगों ने इसको, ये हम लोगों ने पहले कर चुका है। फॉर अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज देखिए, for a point charge electric field lines is radially move outward or inside according to the nature of charge, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इससे आउटसाइड हम जाता है फील्ड लाइंस, और नेगेटिव चार्जेस से इनवर्ड आएगा रेडियली। If we represent the field lines between the unlike charges, then it has a nature of being compressed. It represents attraction, ठीक है। कहने का मतलब है ये पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जाएगा, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जाएगा, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जाएगा। फील्ड लाइंस अगर दो पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट अनलाइक चार्जेस अगर एक साथ है, ठीक है, ये केस हुआ। अब कहने का मतलब अगर दो लाइक चार्जेस, ये अनलाइक चार्ज हुआ चार्ज, अब ये अनलाइक चार्ज अगर होंगे, सॉरी लाइक चार्ज होंगे, ये अगर लाइक चार्ज होंगे
तो क्या होगा, ये बाहर जाएगा, इसके भी बाहर निकलेंगे फील्ड लाइंस, लेकिन क्या होगा, ये एक दूसरे से आपको रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा, और यहाँ पर इस केस में अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के थ्रू तरफ जाना चाहेंगे और नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ अट्रैक्शन होगा, यहाँ रिपल्शन होगा। अगर लाइक चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे फील्ड लाइंस, और अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट होंगे। सिमिलर सिंपल चीज है। अब आगे देखिए, अब देखिए सातवां प्रॉपर्टी क्या हुआ इनका, if we represent a field line between the like charges then it have a nature of being expansion, it represent repulsion, जो हम लोगों ने समझाया अभी फिगर के माध्यम से। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि दो फील्ड लाइंस है ना, वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर इंटरसेक्ट कर रहे ये नहीं हो सकता है केस कभी भी। अगर एक फील्ड लाइन इस तरह से जा रहा है, दूसरा फील्ड लाइन इधर से जा रहा है, तो ये एक दूसरे से कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, है ना, ये इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है, नो इंटरसेक्शन। किस लिए, इसका कारण क्या होता है, देखिए अगर इंटरसेक्शन हो गया, देयर इज नो इंटरसेक्शन इन डायरेक्शन, बिकॉज at intersection point there is two direction of electric field line that cannot be possible, means at a point according to a law of superposition only when the direction of electric field can be possible। कहने का मतलब ये है कि अगर एक ये चार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ हुआ है और एक ये, सपोज कीजिए अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, है ना, तो क्या होगा, तो अगर यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो इसका डायरेक्शन, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो गया और इसका इस डायरेक्शन में हो गया। तो एक ही पॉइंट, इस पॉइंट P पे अगर P एक पॉइंट कंसिडर करेंगे तो आपको एक ही फील्ड लाइंस का आपको दो डायरेक्शन दिख रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता है, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। इस कारण से दो लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। Means at a point according to the law of superposition only when a direction of electric field can be possible, only one direction of electric field can be possible, एक ही फील्ड लाइन का एक ही डायरेक्शन हो सकता है ना। अब देखिए अगला केस होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग कल देखेंगे, है ना, इसका रिलेटेड डेरिवेशन क्या क्या होता है वो हम लोग कल इसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।